साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल MS राठौड़ मैथमेटिक्स पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, हम बात कर रहे थे 10th क्लास पर। हाँ, तो साथियों, हम 10th क्लास का पहला वीडियो आपने देखा होगा। हमने दूसरी यूनिट से शुरुआत करी है, बहुपद। किससे शुरुआत की है? बहुपद से। तो बहुपद के बारे में हमने नॉर्मल जानकारी पढ़ ली थी। जो अब आपके जो दूसरी यूनिट है उसके अंदर द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद, द्विघाती बहुपद। अब जो द्विघाती बहुपद है वो क्या होगा? दो घात होगी उसके अंदर। ये आपने कल पढ़ा भी था कि जैसे x² प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है? द्विघात बहुपद है। अब क्या बनेगा? एक द्विघात समीकरण बनेगा। क्या बनेगा? द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या होगा? द्विघाती समीकरण क्या होगा? द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण क्या होगा? इस द्विघात बहुपद को क्या रख देंगे? शून्य बराबर रखने पर क्या बनेगा? द्विघात समीकरण। ये हो गया द्विघात समीकरण। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसका व्यापक रूप होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या होता है? व्यापक रूप द्विघात बहुपद का। अगर इसे शून्य बराबर रखते क्या बन जाएगा? ये द्विघात बहुपद का समीकरण। आ रही है बात समझ में? ठीक है। यह क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण की बात कर ली हमने, और एक बहुपद होता है, ये भी पढ़ लिया। वैसे बहुपद का व्यापक रूप ये होता है, ये xn प्लस bx की पावर n माइनस 1 cx की पावर n माइनस 2, मतलब dx की पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या? z x की पावर n माइनस 1 n माइनस n। ये क्या हो जाएगा? अपना बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा। इससे हमें वैसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ इतना सीखना है। सीख लिया। अब देखो x² का गुणांक क्या है? यहाँ पर x² का गुणांक a, गुणांक a, x का गुणांक क्या है? b, और अचर पद क्या है यहाँ पर? c। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आपके जो यूनिट लगती है उस हिसाब से पढ़ेंगे हम तो, क्यों? हमें तो सिलेबस करना है। तो क्या होता है? द्विघात बहुपद के शून्य का ग्राफीय रूप बोल सकते हैं, या ज्यामिति रूप। द्विघात बहुपद के शून्य का ज्यामिति रूप। आई बात समझ में? अब द्विघात बहुपद के शून्याक का ज्यामिति रूप। पहली बात, यहाँ एक नया नाम है, शून्याक। क्या नाम है? शून्याक। जैसे मेरे पास एक समीकरण है y बराबर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 बराबर 6। बात समझ में आ रही है? चलो आप इजी समझने के लिए यहाँ पर 3 या 6 3 9 कर लो। क्या कर लो? 9। अब ये मेरे पास समीकरण है। क्या है? समीकरण। समीकरण होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि यहाँ x का वैल्यू, मतलब x का मान ऐसा रखें, ऐसा रखें
जिससे समीकरण क्या हो जाए, समीकरण संतुष्ट हो जाए। मतलब मैंने पहले ही बताया था कल वाले वीडियो में कि यहाँ x की पावर कितनी है 1, तो x का मान क्या रहेगा 1। मतलब x का मान ऐसा रखें कि इससे समीकरण संतुष्ट हो जाए। वो मान केवल ही केवल क्या होगा, x की पावर 1 है तो केवल ही केवल क्या होगा, यहाँ पर 1 ही होगा। समझ में आ रही है बात, क्या होगा, केवल ही केवल 1 ही होगा। अब यहाँ x का मान अगर मैं 3 रख दूँ, 2 तिया 6 प्लस 3 इजकल टू 9, x बराबर 3। अगर ऐसा रख दूँ मैं x बराबर 3 तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस 3 इजकल टू 9, 9 प्लस बराबर 9। ये क्या हो गया, समीकरण संतुष्ट हो गया। बात समझ में आ रही है, क्या हो गया, समीकरण संतुष्ट हो गया। अगर आपको ऐसे पता नहीं चलता तो कैसे याद करते हैं, 2x प्लस 3 इजकल टू 9, 2x 9 माइनस 3, 2x बचे कितने 6, तो x 6/2 यानी 3। अब ये क्या है, मैंने एक समीकरण को हल किया है, समझ में आ रही है। अब एक x आता है, मतलब जो x की घात 1 रहती है, x की घात 1 रहती है, उसे क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में x की वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है, मतलब x का मान क्या रहता है 1। अब ये x बराबर 3 है ना, इस समीकरण का शून्यक हो गया। क्या हो गया, शून्यक क्या है, यहाँ पर इस समीकरण का 3 है। समझ में आ रही है, इसे शून्यक कहते हैं। समझ में आई। हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है हमारे पास, क्या होती है, हल करने की विधि होती है द्विघात समीकरण को। अब जिसे ये x की स्क्वायर है तो यहाँ शून्यक कितने हो गए, इस द्विघात समीकरण के 2, त्रिघात समीकरण के शून्यक कितने होंगे 3। बात समझ आई। चतुर्घात समीकरण के कितने होंगे 4। मतलब मैंने ये ले लिया, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इजक्वल टू 0, ये मेरे पास क्या द्विघात समीकरण है। यहाँ x की स्क्वायर क्या है 2, तो x के शून्यक कितने होंगे, शून्यक 2 होंगे। क्या होंगे, 2 होंगे। समझ में आ रही है, x के शून्यक क्या होंगे 2। इस x को की शून्यक निकालने के लिए हमारे पास 3 विधि होती है। पहला तो होता है गुणनखंड विधि, दूसरी होती है हमारे पास पूर्ण वर्ग विधि, तीसरी होती है आपके पास श्रीधराचार्य सूत्र से। ये 3 विधि होती है कि द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधि, गुणनखंड, पूर्ण वर्ग, श्रीधराचार्य। जहां स्क्वायर रहता है x के शून्यक कितने होंगे 2 होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, क्या है मेरी बात समझ। x के शून्यक के बारे में हमने पढ़ा कि पढ़ रहे थे द्विघात बहुपद की ज्यामितीय रूप शून्यक। ये शून्यक आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, परंतु मैंने थोड़ा और बता दिया आपको कि यहाँ x की वैल्यू क्या है 1, तो x का मान 1 आएगा। मतलब इस समीकरण में x की जगह क्या रखेंगे, उत्तर हमारा पूरा 9 बढ़ जाए। अब 9 बनाने के लिए जो x का मान रखा जाता है ना, वही कहलाता है x का शून्यक। मेरी बात समझ में आ रही है ना। इस समीकरण का शून्यक 3 है, तभी ये जुड़कर क्या बनेगा 9 बनेगा। 2 गुणा 3 6 प्लस 3 9। बात समझ में आ रही है ना। इसी प्रकार से क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस b बराबर 0। समझ में आ रही है। आपके रैखिक समीकरण भी नहीं है, आपके केवल द्विघात समीकरण है पूरे सिलेबस में 10वीं। तो हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण पर ही फोकस करेंगे। मेरी बात समझ में आई। शून्यक किसे कहते हैं, ठीक है। अब जैसे 2x प्लस 3y बराबर 0,
4x प्लस 3y बराबर 0। अब आपने पिछली क्लास में 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे ये समीकरण। ये क्या होते हैं आपके पास, ये रैखिक समीकरण नहीं है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ये कौन से हो गए, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। बात समझ में आ रही है ना। ये हमारे हैं, ये यूनिट नंबर 4 लगती है हमारे यहाँ पर 10वीं के अंदर, ये भी पढ़ेंगे हम। इसे हल करने की 3 विधि होती है, विस्थापन पढ़ा होगा सब विधि, प्रतिस्थापन, तीसरी होती है वज्र गुणन। समझ में आ रही है क्या, 3 विधि थी। ये होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। समझ में आ गई। आप द्विघात बहुपदी के शून्यंक पढ़ रहे थे, जैसे दोबारा बता देता हूं, जैसे 2x माइनस 3 बराबर 6। अब आपको क्या लाना है कि x की जगह ऐसा मान रखें समीकरण के अंदर, 2x माइनस 3 बराबर 6, x की जगह ऐसा मान रखें समीकरण के अंदर, क्या बन जाए, पूरा पूरा 6 बन जाए, मतलब समीकरण को संतुष्ट करे। जो मान समीकरण को संतुष्ट करता है वही क्या कहलाता है, शून्यंक कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैं मान निकालूं 2x बराबर 6, ये इधर जाकर क्या बन जाता है 3, 2x बराबर ये हो गए 9। अब 9 का 3 में भाग देंगे तो कितने आएंगे, 3 तिया 9 थे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। अब ये x का मान 3 क्या है, इस समीकरण का शून्यंक है। क्या है, शून्यंक है। अब जैसे मैं 3 को इधर भेज रहा हूँ, 2 भाग में भाग में 2 लगेंगे भाई, 2, तो 9/2 क्या है, इस समीकरण का पूरा पूरा शून्यंक है। 9/2 क्या है, इस समीकरण पूरा पूरा शून्यंक है। आ रही है बात समझ। जैसे मैं 3 को प्लस कर दिया, 2 भाग दे दिए, ये क्या है, पक्षांतरण हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, पक्षांतरण। क्या हो रहे हैं, पक्षांतरण। पक्षांतरण के बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ा, तो भी बता देता हूं। अगर कोई भी समीकरण में अगर प्लस की चीज हो, वो बराबर के चिन्ह से इधर जाती है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। अगर माइनस की हो तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। अगर गुणा में हो तो भाग में कन्वर्ट हो जाती है, और भाग में हो वो गुणा में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे माइनस की थी वो प्लस हो गई, ये हो गया। अब ये x के गुणा में क्या है, 2 है ना, 2 भाग में चला गया। देखो गुणा है वो भाग में चला गया, भाग क्या में चला जाएगा, गुणा। ये क्या होती है, पक्षांतरण। बात समझ में आ रही है क्या। ये शून्यंक के बारे में थोड़ी नॉर्मल जानकारी पिछली क्लास में भी आपने पढ़े होंगे। देखो अब द्विघात समीकरण का बहुपद में, द्विघात बहुपद के शून्यंकों का ज्यामितीय रूप, मोटा मोटी बात आप समझ गए। इसके अंदर में एक घातीय पद, जैसे ये समीकरण है, इसे कहते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण या एक घातीय समीकरण। ठीक है। अब यहां x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी बटा ए आएगी। देखो ऐसे लिख करेंगे हम, ए एक्स बराबर माइनस बी, एक्स बराबर माइनस बी बटा ए। मतलब ये x का मान क्या है, 1 ही आएगा। मैंने बताया था x की पावर 1 है यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। मतलब इस समीकरण के शून्यंक कितने होंगे, 1 होंगे। बात समझ में आ रही है। अब इसे हम ज्यामितीय रूप में बात करें, ज्यामितीय रूप समझ गए हैं, ग्राफीय विधि समझ में आ रही है। अब मान लो ये रेखा इस प्रकार से जाती है। अब आपको डायरेक्ट ये समीकरण न देकर आपको ये चित्र दे दे और पूछे अगला कि शून्यंक बताए, और अगला कहते पी एक्स बराबर कुछ भी है आपके पास ए एक्स प्लस बी, अगला इतना ही दे दे पी एक्स एक बहुपद है, पी एक्स एक बहुपद है ज्यामिति में। और आपको चित्र देखकर क्या बताना है, एक्स के शून्यंक बताने हैं। ये होता है एक्स, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। आ रही है बात समझ में। अब आप समीकरण को इतना नज़दीकी से देखना है कि ये आपको ये तो हो गया गणितीय विधि,
ये होगा ज्यामितीय विधि। मतलब यहाँ x का मान 1 है, मतलब x की पावर क्या है 1 है, तो x के शून्यांक कितने हैं 1 ही आएंगे। मतलब शून्यांक किसे कहते हैं कि वह मान जो समीकरण को पूर्णतः संतुष्ट कर दे। संतुष्ट का मतलब बराबर के मान दिया गया वो पूरा पूरा आना चाहिए, वो क्या कहलाते हैं शून्यांक कहलाते हैं। अब ज्यामितीय विधि से क्या देखेंगे, यहाँ वैल्यू किसकी है x का है, नहीं x के रूप में है ना समीकरण। तो आपको ये चीज देखनी है x पर कितनी बार काटा है, x पर कितनी बार, x पर एक बार काटा है और y पर काट रहे परंतु x पर नहीं। x पर एक बार काटा ना x पर, तो px के शून्यांक कितने हो गए, शून्यांक 1 है। बात समझ में आ रही है क्या? इस प्रकार से मतलब px के शून्यांक क्या होगा 1। मतलब जो समीकरण x के रूप में है तो वो x, मतलब यहाँ x दिया गया तो आप x के रूप में देखेंगे, अगर y में दिया y के रूप में देखेंगे। अगर z में दिया गया हो, मान लो कभी az प्लस b बराबर 1, 0 दे दिया, अब z बराबर 1 दे दिया आपको, मतलब z की पावर 1, परंतु आपको पता है जितनी पावर होती है ना चर राशि की उतने ही क्या होते हैं शून्यांक। इसके शून्यांक क्या होगा 1 होगा। बात समझ में आ रही है? परंतु इसका चित्र से समझे हम, ये x डैश, ये y डैश। आ रही बात समझ में? और ये मान हो गया इस प्रकार, समझे? अब आपने कह दिया आपके पास x है, y x है, परंतु z नहीं। आपके चित्र के अंदर तो क्या है, केवल x, चित्र में क्या है केवल, ये चित्र लिखा गया x और yx। समझ में आ रही? आप चित्र में तो कह दे कि आपके पास तो x और yx है, तो x और जो yx है ना, और कह रहे हो कि z नहीं है, तो आप कैसे निर्धारित करोगे? आप z की जगह x पुट कर दो तो क्या फर्क पड़ता है, चर राशि तो है। अब यहाँ देखो x कितनी बार कट रहा है, एक बार कट रहा है ना, कितनी बार, एक बार, केवल एक बार कट रहा है, तो x के शून्य कितने होंगे, मतलब इस जो चित्र बनाया है किसी बहुपद का, उसका शून्यक हमेशा 1 रहेगा। समझ में आ रही? ये जो चित्र बनाया है बहुपद का, उसके शून्यक क्या रहेगा 1। समझ में आई बात? अगर आपको नहीं समझ में आती तो नोट आपकी किताब के अनुसार पढ़ लो। देखो x पर कोई रेखा विभाजित करे, उस पॉइंट को निर्धारित कर लो। मतलब x पर कोई रेखा विभाजित करे, x पर एक रेखा मान लो n बार विभाजित करती है, n बार विभाजित करती है, क्या करती है, n बार विभाजित करती है, तो उसके शून्यक भी n होंगे। अब n की जगह चेंज करते रहो, एक बार विभाजित करती है तो उसके शून्यक कितने रहेंगे 1, 2 बार विभाजित करती है रेखा तो कितने होंगे 2 शून्यक, 3 बार विभाजित करती है तो उसके शून्यक कितने होंगे 3, 4 बार विभाजित करती है तो कितनी बार हो गए शून्यक 4। इस प्रकार से बात समझ में आई आपको? ठीक है। जैसे अब ये एक घाती यानी रैखिक समीकरण पर बात की थी, अब मान लो आपके पास ये मिल जाए, ये है द्विघाती समीकरण जो अपने दूसरी यूनिट के अंदर है। समीकरण बात समझ में आ रही है? ठीक है। द्विघाती समीकरण ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण। अब आप देखो चर राशि की घात सबसे बड़ी कितनी है 2, तो आपको पता है इसके शून्यक कितने होंगे 2 होंगे, क्यों कल भी हमने बात कर ली थी। समझ में आई क्या? 2 होंगे, परंतु आपको ये सिर्फ चित्र में दे दे, मतलब चित्र यानी इस प्रकार दे दे x डैश y डैश। समझ में आ रहा है? इस प्रकार दे दे आपको। अब देखो ये दे दिया आपको, ठीक है, क्या दे दिया
ये दे दिया। अब आप देखो एक्स एक्स कितनी बार टच हुआ है, मतलब विभाजित एक ही तो बात है, एक बार यहाँ टच हुआ है और एक बार यहाँ टच हुआ है, कितनी बार, 2 बार टच है ना, यानी विभाजित है 2 बार। अब चित्र देख के बताओ इसके शून्यंक कितने होंगे। मैंने अभी नोट लिखा था यहाँ पर, कितनी बार टच हुआ है एक्स एक्स को, 2 बार, तो शून्यंक कितने, 2। शून्यंक कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, ये रियलिटी में एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। समझ में आ रही है कि रियलिटी में किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अगर आप 11वीं के अंदर पढ़ते हो, मैथ लेते हो, तो ये आपकी यूनिट लगती है संबंध एंड फलन, उसके अंदर आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना के देगा। अगर थोड़ा सही से थोड़ा सा आगे बढ़े, वाई स्क्वायर 4ax, वाई स्क्वायर, चलो वाई स्क्वायर 4ax, ये क्या है, परवलय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, परवलय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, परवलय हो जाते हैं। ये परवलय के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, ये भी आप 11वीं के अंदर पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है आपके। अब मान लो ग्राफ ये चित्र से तुलना करें, देखो अब यहाँ एक बार ये एक बार ये, कितनी बार कटा है, 2 बारी, तो शून्यंक कितने, 2 होंगे। पूरा तरीके से मैंने बता भी दिया, समझ में आ रही है। शून्यंक कितने होंगे, 2 होंगे। मान लो अब देखो एक एक्स एक्स देखो कितनी बार कटा है, ये एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई डैश, 1 2 3, कितनी बार कटा है एक्स एक्स, 3 बार कटा है। तो एक्स के शून्यंक कितने होंगे, शून्यंक 3 होंगे। क्या होंगे, 3 होंगे। मान लो इसी प्रकार और एक ये और कर दो, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अब देखो 1 2 3 4, एक्स एक्स कितनी बार है, 4 बार, तो शून्यंक कितने होंगे, शून्यंक भी कितने होंगे, 4 होंगे। बात समझ में आ रही है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आई है तो आपकी 2.1 पूरी कंप्लीट है 10वीं क्लास की। क्या है, पूरी कंप्लीट है। ये कौन सा यूनिट है, दूसरी बहुपद NCERT इस किताब की है। RBSC में ये चीज़ नहीं लगती थी आपके, ये नया जुड़ा है आपके। मतलब जितनी बार एक्स एक्स का विभाजित होते हैं किसी रेखा के द्वारा, एक्स एक्स जितनी बार विभाजित होता है उतनी बार क्या, उसके उतने ही क्या होते हैं, शून्यंक होते हैं। और रियलिटी में शून्यंक के बारे में चर्चा करें तो चर राशि गणितीय रूप में, अगर चर राशि की घात जितनी बड़ी होती है तो उतने ही क्या होते हैं, शून्यंक। अगर चर राशि घात 2 है तो 2 शून्यंक, 3 है तो 3 शून्यंक, 4 है तो 4 शून्यंक, 5 है तो 5 शून्यंक। अब देखो अब आता है द्विघात व द्विघात बहुपद के गुणांक व शून्यंक में संबंध। द्विघात बहुपद के गुणांक व शून्यंक में संबंध ये आते हैं। अब द्विघात बहुपद के गुणांक व शून्यंक में संबंध। अब रियलिटी में द्विघात के बारे में समझ लिया। अब शून्यंक और गुणांक,
है वैसे एक ही चीज शून्यांक व गुणांक, परंतु इसके अंदर संबंध स्थापित कैसे होगा। मान लो शून्यांक, यहां क्या होगा, आपकी ये समीकरण होगा, क्या होगा, एक द्विघात समीकरण इस प्रकार से होगा। पहले आप इसका हल करेंगे गणितीय रूप में। हल करने की 3 विधि है, गुणनखंड, पूर्णवर्ग विधि, श्रीयदाचार्य, जो आपके 10वीं की तीसरी यूनिट में लगेगी। यहाँ सिर्फ गुणनखंड विधि है, और करना चाहो तो आप पूर्णवर्ग विधि श्रीयदाचार्य सूत्र से भी कर सकते हैं, कहीं गलत नहीं मानी जाएगी। अब ये मिलेगा, यहाँ x की वैल्यू आएगी, x की स्क्वायर है तो क्या है 2 आएंगे x के मान, मतलब शून्यांक कितने होंगे 2। एक को मान लो, मतलब माना समीकरण के शून्यांक अल्फा व बीटा है, ये 2 मान लिए। 2 मानने के बाद में अपन करणु की है कि अल्फा और बीटा 2 के मान्या शून्यांक मान्या। अब रियलिटी में क्या होगो कि अपन पहला तो गुणनखंड करके अपन काटने बेंगे 2 शून्यांक, फिर क्या करेंगे अपन बिन अल्फा प्लस बीटा ने अपन ने जोड़ के दिखाना है। क्या दिखाना है, जोड़ के दिखाना है। अल्फा प्लस बीटा जोड़ांगा, फिर अपन जोड़ांगा अल्फा माइनस अल्फा गुणा बीटा करांगा, एक जोड़ के दिखाना है, एक गुणा करके दिखाना है, बेंगो मार। फिर अपन करना है एक सूत्र, शून्यांकों का एक होगा योगफल अल्फा प्लस बीटा, मैं लिखूंगा माइनस बी बटा ए, समझ में आ रही है। मतलब माइनस बी क्या गुणांक है, एक्स का गुणांक, समझो। फिर ए का गुणांक है एक्स स्क्वायर का गुणांक, आ रही बात समझ में। फिर करांगा शून्यांकों को गुणनफल, क्या करांगा गुणनफल। गुणनफल में क्या होगा, अल्फा डॉट बीटा होगी, मैं लिखांगा सी बट्टा ए, वो सूत्र है सी के 8 है, अचर पद पहला पोती लिखियो मैं, और ए के है, ए के है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, बात आ रही है समझ में, ठीक है। मतलब पहले क्या करेंगे, यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू 2 निकलेगी, उस वैल्यू को जोड़ेंगे, उस वैल्यू को गुणा करेंगे दोनों वैल्यू का, फिर इस सूत्र से निकालेंगे। अगर ये दोनों मान और वो पहले वाले दोनों मान समान होंगे तभी क्या होगा, यहाँ पर संबंध स्थापित होगा। जैसे मैंने टी स्क्वायर माइनस 15 ले लिया इक्वल टू 0 ले लिया। इसे लेने के बाद में मैं इसे हल करता हूँ। अब ये तो आपको आना चाहिए, देख ये क्या है मेरे पास द्विघात समीकरण है, टी स्क्वायर 15 इधर जाएगी स्क्वायर तो क्या बना लेगा, ऊपर रूट लग जाएंगे। और कोई चीज़ रूट के अंदर होती है तो उसके 2 मान होते हैं प्लस माइनस, मतलब टी के 2 मान कौन से आ गए, क्यों टी स्क्वायर है तो 2 मान आने, एक तो रूट 15 और एक टी माइनस रूट 15। आ रही है बात समझ में। ये क्या आ गए, 2 मान आ गए, समझ में आ रही है। एक टी बराबर रूट 15, एक टी माइनस रूट 15, ये क्या आ गए 2, यहाँ पर शून्यांक गुणांक आ गए। अब आप क्या करोगे, ये अल्फा मान लो, ये बीटा मान लो, ठीक है। अब आप करोगे गुणांकों का योगफल, क्या करोगे, गुणांकों का योगफल, क्या करोगे, गुणांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। आपके पास कौन से, एक तो रूट 15 है और एक माइनस रूट 15 है। रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट का मतलब गुणा तो माइनस होगा, प्लस के रूट 15 माइनस के रूट 15 कैंसिल आउट होंगे, उत्तर क्या आएगा 0, एक ही आ गया। फिर होगा गुणांकों का गुणनफल, क्या होगा गुणनफल, ये होगा अल्फा डॉट बीटा। अब क्या करना है, आपको गुणा करना है, एक तो रूट 15 प्लस का है और एक माइनस का रूट 15 है, तो रूट क्या होंगे, हट जाएगा, तो क्या होगा, एक प्लस माइनस तो माइनस 15 बना लेगा ना। आई बात समझ में,
कोई दिक्कत है? ठीक है, अब आप इस समीकरण को वापस लिखो, जैसे वर्ड पैटर्न में करना है वैसे ही कर रहा हूँ मैं। लिख लिया? आप क्या प्रश्न क्या है आपका? अब यूनिट आपकी स्टार्ट होगी 2.2, कौन सी? 2.2। 2.2 का पहला ही प्रश्न है कि गुणांक व शून्यक में संबंध स्थापित कीजिए। अब ये मैंने लिखा t² - 15। अब लिखने के बाद क्या होगा? t² - 15। अब यहाँ पर आप ax² + bx + c = 0 से तुलना करते हो। क्या करते हो? समझ गए? अब यहाँ पर t है स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या कर दो? एक c जगह t² कर दो, आपके क्या हो जाए? फायदा हो जाए। समझ में आ रही है? कर दिया? तो यहाँ पर t² का मान a है, तो यहाँ पर t² का मान क्या है? 1। मतलब t² का गुणांक क्या है? a। यहाँ पर t² का गुणांक क्या है? 1। तो a का मान आ गया 1। यहाँ t का गुणांक भी है, यहाँ पर है क्या? कहीं t का गुणांक नहीं है, तो जहाँ नहीं गुणांक हो वहाँ 0 कर दो। और यहाँ c का मान क्या आ गया? अचर पद देखो -15 आ गए। तब आपने सूत्र पढ़ा था शून्यांक का योगफल। यहाँ पर आप x² x रखे भी कर सकते हो, परंतु आपको क्या थोड़ा यहाँ पर दिमाग में रखना पड़ेगा। यहाँ क्या है? x² का गुणांक ढूंढना है, फिर 1 का गुणांक ढूंढना है। शून्यांकों का योगफल क्या करोगे? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। माइनस बी कितना है? 0 है। बी तो यहाँ पर ए का मान 1 है। किसी संख्या में 0 को में भाग देते हैं तो उत्तर कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, फिर करोगे आप शून्यांकों का गुणनफल। क्या करोगे? शून्यांकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा सी बटा ए। यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है? -15 बटा ए का मान कितना है? 1 में किसी संख्या भाग देते वापिस वही आती। अब यहाँ पर देखो योगफल, देखो अल्फा प्लस बीटा का 0 है, यहाँ पर भी योगफल क्या है? 0 देखो, है ना। यहाँ पर गुणनफल देखो -15 है, और यहाँ पर गुणनफल कितना है? -15। तो मतलब क्या है? योगफल और गुणनफल, यहाँ पर योगफल गुणनफल क्या है? समान आए है ना। अतः गुणांक व शून्यांक में क्या होता है? में संबंध स्थापित होता है। आ रही है बात समझ में? संबंध क्या होता है? स्थापित होता है। इस तरीके से क्या करना है? आपको सवाल करना है। बात समझ में आ रही? आपको 1 या 2 सवाल और करा देता हूँ, आपकी किताब भी सवाल कराऊंगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? हाँ, जैसे हाँ, एक सवाल किया, इसमें कहीं दिक्कत, अगर दिक्कत है तो दूसरा सवाल करेंगे। सवाल किस तरीके का है? 2.2 का पहला सवाल है कि आप, अगर आपके पास किताब उपलब्ध नहीं हुई है अभी तक, तो आप NCERT ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। उसके अंदर आपको 6ठी से लेकर 12वीं तक की सभी किताबें मिल जाएगी, सभी किताबें, प्लस में उसका उत्तर और मिलेगा, मतलब आंसर सॉल्यूशन निकाली हुई क्या मिलेगा? उत्तर और मिलेगा। समझ में आ रही है? अगर आपको कहीं किताब उपलब्ध नहीं है तो आप NCERT का ऐप डाउनलोड कर ले, वहाँ से आपको किताब और आंसर साथ में मिल जाएंगे, 6ठी से लेकर 12वीं तक के। समझ में आ रहे? हाँ। अब मान लो कोई दूसरा सवाल, (6x² - x - 3) समझ में आ रही है? 6x² - x - 3, ये नहीं देखता हूँ मैं, 1 मिनट देखना ये होगा कि नहीं। 6 × 18 18 और ये 7, चलो इसे कर देते हैं -7x।
समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ठीक है, आपके पास ये समीकरण है। अगले ने ऊपरी प्रश्न दे रखे हैं कि आप समीकरण के अंदर दिया गया दी घात बहुपद के अंदर गुणांक व संबंध में गुणांक व शून्यांक में संबंध स्थापित कीजिए। उसके अंदर आपके ऑप्शन है, उसमें चेक कर लेना, ये सवाल मिलेगा आपको। अब पिछली बार क्या था ना, वो तो क्या था, सिंपल सा था। यहाँ पर आपको x की स्क्वायर कितनी है, 2 है, तो आपको पता होना चाहिए x के शून्यांक कितने होंगे, मतलब 2 होंगे, मतलब x के उत्तर कितने आएंगे, 2। इसको हल करने के लिए ये क्या पूरा बहुपद बन गया आपका द्विघात। इसको हल करने के लिए 3 विधि है, गुणनखंड, पूर्णवर्ग विधि, सीरादाचार्य। मैं गुणनखंड पर बात कर रहा हूँ। मैंने किया इसको गुणा, देखो 6x की स्क्वायर करते कैसे गुणनखंड विधि से, आपने पिछले क्लास में किया, परंतु मैं दोबारा बता रहा हूँ। पिछली क्लास में किया कि नहीं, सिलेबस हट गया था, हाँ था, सिलेबस हट गया तो भी था। ये -3, ये प्लस का, ये माइनस का, 6 तिया 18, वो भी माइनस के 18x स्क्वायर, कितने हैं, माइनस के 18x स्क्वायर। समझ में आई क्या? इस प्रकार होता है, कहीं दिक्कत? -18x स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? ठीक है, 6x की स्क्वायर -3 गुणा के -18x, मतलब हमेशा x की स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को गुणा करना है आपस में, कर लिया। अब जो मध्य पद है ना -7x, उसे इस प्रकार विभाजित करना है, मतलब तोड़ना है 2 पदों में कि उसका गुणा करते ही तो -18x की स्क्वायर बन जाए, परंतु जोड़वा के करने के बाद -7x ही बचे। तो इसके लिए आप केवल यहाँ से, अगर आपसे नहीं होता है तो क्या करें, जो संख्या बनी है ना गुणा करने के बाद जो 18 बनी है उसका आप कर दो अभाज्य गुणनखंड। 18 किया 2 बार तो 9, फिर 3 का 3, फिर 3 का दोबारा। समझ में? ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब देखो 3 तिया 9, 9 दुआ 18, मतलब 9x और 2x ये मान लिए मैंने, फिर x लगा दो आप विभाजित करने के बाद, 3 तिया 9 और ये 2। समझ में आई? ऐसे कर लो। अब आपको बताना है -7x। मान लो अगर आप कभी इसे -7x प्लस का आ गया, क्या आ गया, प्लस का आ गया ना, प्लस का। आपको प्लस का नहीं लेना किसका है, माइनस का। चिन्ह भी समान आना चाहिए, मतलब 9 माइनस का करो और प्लस का करो 2x, तो बचेंगे क्या, -7x। मतलब संख्या किसकी ज़्यादा है, माइनस के चिन्ह की ज़्यादा, जब माइनस के, ये हो गया। अगर आप गुणा करो इसे, गुणा माइनस प्लस माइनस, 9 दुआ 18, 1x ये रहा, 1x रहा, x की स्क्वायर, मतलब गुणा करने पर मिल गए, जोड़वा की करने पर मिल गए। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 6x की स्क्वायर माइनस 9x माइनस कितने हैं, प्लस 2x माइनस 3 इजक्वल टू 0। अब आपको लेना है कॉमन। ये पहले 2 पदों में देखो कॉमन क्या रहा है, 3x सारे कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। किसी को कॉमन लेना नहीं आता है, जैसे 4 + 8 मैंने 4 कॉमन ले लिए, 4/4 + 8/4, ये होता है कॉमन का मतलब। ये 1 ये 2 बच गए भाग देने के बाद, 3x हो गया। अब आप देखेंगे 3x कॉमन लेने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर कितने बच गए, 2x, और यहाँ पर कितने बच गए, -3। x तो आ ही गया, और 9 का 3 में भाग देते हैं, क्या हो जाता है, 3 बचते। यहाँ कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो प्लस का 1, यहाँ बच गए 1, 2x माइनस 3 इजकल टू, पूरे में कॉमन कितने हैं, 2x माइनस 3, और ये यहाँ पर 2x माइनस 3 कॉमन लेने के बाद बचे कितने, 3x और प्लस का 1 इजकल टू 0। अब यह पद 0 के बराबर और यह पद भी 0 के बराबर। समझ में आ रही है? ये इधर जाएगा तो प्लस का, ये x बराबर 3/2। आ गई बात समझ में? ये देखो 3x माइनस 1, x बराबर -1/3। x के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए। कितने मान आ गए, 2 मान आ गए। अब देखेंगे पहले पद क्या करना है, गुणांकों का
का योगफल। अब ये अल्फा आपके लिए वो क्या है, योगफल। पहले डायरेक्ट करो फिर सूत्र से करेंगे। अल्फा प्लस बीटा, एक है 3/2 प्लस फिर माइनस का 1/3 है तो क्या बना लेगा, -1/3 प्लस माइनस क्या बना लेगा, -1/3। अब ये तो आपको देखो आना चाहिए, देखो नहीं आता है तो आप मैथ छोड़ देना, नहीं पढ़ना भाई, काम लग जाओ फायदा होगा। 2 और 3 का लघुत्तम लेना है 6, क्या लेना है 6। 2 का 6 में भाग देंगे कितनी बार, 3 बार। 3 का 3 से गुणा कर दो, कितने आएंगे 9, माइनस 3 का 6 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का 1 के साथ गुणा 2। अब आप तो 9 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 7/6। बात समझ में आ रही है आपके, ठीक है। अब आएगा गुणांकों का गुणनफल, अल्फा डॉट बीटा। समझ में आ रही है, अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा के लिए थोड़ा ये मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ यहाँ से। ये अल्फा है, ये बीटा 3/2 गुणा -1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट तो -1/2 आ रही है। बात समझ में, ये आ गई। अब आपने गुणांकों का बारे में निकाल लिया, अब आपको करना है शून्यांकों का। शून्यांकों के अब सूत्र पढ़ा था आपने, शून्यांकों का योगफल। योगफल के लिए अल्फा प्लस बीटा, सूत्र में जाएंगे -b/a। अब पहले 1 मिनट हटना, इसे b और a c का मान तो निकाल लो। अब आपके पास जो समीकरण वो लिखो, जो 6x² 7x - 3 = 0, ax² प्लस bx प्लस c और 0 से तुलना करने पर, तो देखो x² का गुणांक a है तो x² का कितना है 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6। x का b है, यहाँ पर x का कितना है -7, तो b बराबर -7। अचर पद कितना है c बराबर -3। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत है? आप a 6 b -7 c -3 समझ में आ रही है। अब आप देखो शून्याकों का योगफल, को का योगफल कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब जवानों आप देखो मेरी तरफ, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है -7, -a और -7 रख दिया मैंने। माइनस सूत्र क्या है, जो b का मान है वही -7 है, a का मान कितना है 6। अब देखेंगे माइनस माइनस प्लस तो 7/6। अब होगा शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। समझ में आ रही है, c/a दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो साइड डालनी पड़ेगी भाई मार्कर में। c की वैल्यू कितनी है -3, a की वैल्यू 6, -3/6 कैंसिल आउट 3 के पढ़े से तो -1/2। यहाँ देखो कहाँ है, ये रहा योगफल कितना है 7/6, यहाँ योगफल कितना है 7/6। अरे ये रहा गुणनफल कितना है -1/2, तो यहाँ भी गुणनफल कितना है -1/2। तो देखो योगफल और गुणनफल, वहाँ योगफल और गुणनफल क्या है समान, तो जहाँ समान मिले तो क्या होगा, संबंध स्थापित होगा। संबंध किसमें स्थापित हो गया, गुणांक व शून्यांक का क्या हो गया, संबंध स्थापित हो गया। अत्ते लगा कर लिख देना भाई, थोड़ा क्या एग्जामिनर को अच्छा लगे, ठीक है। ये थोड़ा स्पष्ट लिख देना, अत्ते गुणांक व शून्यांक में संबंध स्थापित होता है। अगर का मान लो एक भी मान नहीं मिले, मान लो यहाँ माइनस का 1/2 रहता, मान लो यहाँ माइनस का गुणनफल 1/2 है, यहाँ पर प्लस का 1/2 है, तो ये समान नहीं मिला, तो क्या है यहाँ पर संबंध, गुणांक व शून्यांक में संबंध स्थापित नहीं होता। बात समझ में आ रही है। तो देखो मैं मार्कर में साइड डाल लेता हूँ, मार्कर में साइड डालने की जरूरत भी नहीं है वैसे, कि आज वीडियो बहुत लंबा चला गया, 45 मिनट तक चला गया। तो साथियों आज के लिए इतना ही। ये 2.1 हो गई, 2.2 का पहला सवाल हो गया, ठीक है। उसे आप ट्राई करना, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। आज के लिए साथियों बहुत
धन्यवाद। जय हिंद।